अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुश्ताक करल और इस वक्त हमारा सिलसिला चल रहा है उर्दू अदब का पेपर असालीब नसर का। असालीब नसर के पहले लेक्चर के अंदर हमने गालिब के बारे में बात की। असालीब के पेपर के हवाले से हर लेक्चर से पहले एक बात आपसे वजाहत करता चलूँ, एक बात की कि असालीब के पेपर को स्टूडेंट्स हल करते हुए मार इसलिए खाते हैं कि वो किसी भी मुसन्निफ़ की पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ, पूरी उसका जो सवानयात है, उसकी बाकी चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ या एक दो लाइनों पे तारुफ लिखें, उसके बाद उसके असलूब पे आ जाएँ, उसके स्टाइल पे आ जाएँ, उसके लिखने का अंदाज़ कैसा है उस पर आ जाएँ। बाकी चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, क्योंकि ये ख़ास पेपर जो है सिर्फ असलूब के लिए है। तो हमारे असलूब के हवाले से जो दूसरे हमारे मुसन्निफ़ हैं वो हमारी उर्दू अदब, उर्दू सहाफ़त और दो कौमी नज़रिया, हत्ता कि बर सग़ीर पाक व हिंद की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम सर सैयद अहमद ख़ान, एक सियासी मुदब्बिर के साथ साथ एक बहुत बड़े मुसन्निफ़ भी थे। उनकी तसानीफ़ की अगर हम बात करें तो उसमें मेजर में आसारुल ज़ादीद, तारीख़ सरकशी बजनौर, रिसाला असबाब बगावत हिंद, रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ और कुरान पाक की तफसीर शामिल है। उनकी अगर पैदाइश को देखा जाए तो 1817 में पैदा हुए और 1897 में उनकी डेथ हुई है। बहुत आला लिखने वाले, बहुत संजीदा लिखारी। उनकी बेसिक जो तहरीरी थी, अगर हम उसको कहें उर्दू अदब में जिस तरह एक तसव्वुर है अदब बराए अदब और दूसरा अदब बराए ज़िंदगी, तो हम खालिसतन उनकी तहरीरों को अदब बराए ज़िंदगी के ज़ुमरे में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हर बात लोगों से मुखातिब होकर कही, लोगों की इस्लाह के लिए की, क्योंकि ये वो दौर था जब मुसलमान बहुत बुरी हालत में थे। मुसलमान मुआशी, इक़्तिसादी तमाम मैदानों में पीछे जा रहे थे। ये वो दौर था जहाँ पर मिज़ाह से ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत थी, और ये काम सर सैयद अहमद ख़ान ने खूब अंजाम दिया। मुसलमानों को जगाने की कोशिश भी की और उनकी इस्लाह करने की कोशिश भी की। उनकी तसानीफ़ के हवाले से बात की जाए तो उसमें जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत असलूब की बात करते हैं तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो सादगी है। एक बात याद रख लें कि जब हम अदब बराए अदब के लिए लिखते हैं तो उसमें हमें तसन्नो, बनावट से काम लेना पड़ता है, मसनूई खुद साख्ता फ़िक्रे बनाने पड़ते हैं। लेकिन जब हम लोग कोई दास्तान, कोई कहानी, कोई किसी को नसीहत करना चाहते होते हैं तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सादा अल्फाजों में बात कर सकें, ताकि दूसरे समझने वाले को आसानी से समझ आ जाए। उसमें रोब झाड़ना हमारा मकसद नहीं होता, बल्कि उसकी इस्लाह करना हमारा मकसद है। तो सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीरों की असलूब में सबसे बुनियादी नुक्ता जो है वो उनकी सादगी है। दूसरे नंबर पर मकसदियत है, क्योंकि अदब के बुनियादी तौर पर 3 मकासद हैं, जिनमें एक मकसद तफरीह है, एक मकसद इखलाकी सबक है और एक मकसद उसमें है जहाँ पे हमने उनको मालूमात देनी होती हैं। लेकिन जो मकसदियत वाला नुक्ता है वो सर सैयद अहमद ख़ान की तसानीफ़ में छाया हुआ है, क्योंकि वो जो भी तहरीर लिखते हैं किसी मकसद के तहत लिखते हैं। उनके जहन में ख़ास एक बात होती है कि ये किस तबके को मैं मुखातिब हूँ और उनकी किस पहलू पे मैं बात करना चाहता हूँ और किस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये सबसे अहम बात जो है वो उनकी मकसदियत है। उनकी तहरीरों में बजाय कोई ऐसा मिजाज हो जिसका सिर्फ मकसद उस वक्त एक तफरीह फराहम करना हो, वो नहीं है। गो कि उनकी तहरीरों में हल्का फुल्का मिजाज ज़रूर होता है, लेकिन वो मिजाज ऐसा नहीं है जो हमें सिर्फ हंसने पे मजबूर कर दे, बल्कि वो मिजाज है जो हमें सोचने पे भी मजबूर कर दे। और तीसरे नंबर पे जब हम बात करते हैं तो अंग्रेज़ी ज़बान के असरात। कोई भी मुसन्निफ़ जिसका जो प्रोफेशन होता है, जिस शोबे में वो रहता है, उससे वो बाहर नहीं जा सकता। सर सैयद अहमद ख़ान चूँकि एक ख़ास अरसा तक मुलाजमत करते रहे, जो उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके नाना, उनकी फैमिली के काफ़ी अफराद सिफारत के मुख्तलिफ ओहदों पे कायम रहे। ख़ुद भी वो सफ़ीर रहे। बहुत अच्छी उनकी इंग्लिश थी। उनकी तहरीरों में हम लोग यकीनन
इंग्लिश की जो एक मिलावट है वो हम देख सकते हैं। तो जहाँ उनकी उर्दू की तहरीरें हैं वहाँ उसमें कुछ ना कुछ इंग्लिश के असरात ज़रूर मिलते हैं। उसके बाद हम अहम जो चीज़ है वो है कुदरत बयान। उनको एक खासा कुदरत ने अता किया था। हम ये नहीं कह सकते कि वो एक बनावटी या एक शख्स जिस तरह खुद कोशिश करता है कि मैं लिखूं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि जब हम कहते हैं ना इकबाल पैदा होते हैं, इकबाल बनाए नहीं जाते, इसी तरह सर सैयद अहमद खां पैदा होते हैं, सर सैयद अहमद खां बनाए नहीं जाते। सर सैयद अहमद खां के अंदर कुदरत ने ये खासा रखा था कि वो खुद एक अच्छे अंदाज में किसी भी बात को बयान करने की सलाहियत रखते थे। बेतकल्लुफ़ी भी उनकी तहरीरों में बेसाख्तगी और बेतकल्लुफ़ी भी पाई जाती थी। बेतकल्लुफ़ी से मुराद ये होता है कि वही बात जो हम पहले कर चुके कि रस्मी अंदाज नहीं है उनका, गैर रस्मी सा अंदाज होता है। ऐसे तहरीर लिखते हैं जैसे कोई सामने शख्स बैठा हो और बिल्कुल ऐसे बेतकल्लुफ़ अंदाज में उससे गुफ्तगू हो रही हो। उसके बाद हम देखते हैं नसर के अंदर दो तरह के लिखारी पाए जाते हैं। एक वो लिखारी हैं जिनके जुमले बहुत मुख्तसर होते हैं। इंग्लिश के अंदर हम अगर बिकन की बात करें तो उनके बिल्कुल छोटे नपे तुले जुमले होते हैं, लेकिन बाज़ लोग जिस तरह रसल हैं उन्होंने बड़े तवील जुमले लिखे हैं। सर सैयद अहमद खां का शुमार भी उन अदीबों में होता है, उन मुसन्निफीन में होता है जिन्होंने नसर के अंदर तवील जुमलों को फ़रोग़ दिया। और उनकी तहरीरों के अंदर हम लोग मुख्तसर की बजाय तवील जुमले देखते हैं। तवील जुमले इसलिए भी कि जब आप किसी मकसद के तहत बात कर रहे हैं, कभी इस्लाह के तहत बात कर रहे होते हैं, तो आपके जुमले खुद ब खुद लंबे या तवील हो ही जाते हैं। एक और अहम बात है वो ज़राफ़त है। ज़राफ़त खुश मिजाजी को कहते हैं, हंसी, हल्की फुल्की हंसी, हल्का फुल्का एक छेड़छाड़ या हल्का फुल्का आप कह सकते हैं कि मिजाज ज़रूर मौजूद है। मैंने पहले भी बात की कि वो मिजाज नहीं जो आपको हंसने में मजबूर कर दे, बल्कि वो मिजाज जो आपको कुछ सोचने में मजबूर कर दे, वो भी सर सैयद अहमद खां की तहरीरों में मिलता है। ये भी उनकी असलूब की ख़ास बात। मुसल्लहाना अंदाज़, ये तो अहम बात है कि उनकी जो अंदाज़ है वो इस्लाह वाला है। उनकी तहरीरें सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाह की तरफ है। हर तहरीर का मकसद ही इस्लाह है। और अंदाज़ भी ऐसा है जिस तरह एक मुबल्लिग का अंदाज़ होता है, एक कायल करने वाले का अंदाज़ होता है। तो उनकी तहरीरों को पढ़ के लगता है जैसे कोई शख्स आपसे खिताब कर रहा हो, कोई शख्स आपको कोई बात समझा रहा हो, कोई रास्त पे लाने की कोशिश कर रहा हो। और इस्तदलाली और मंतकी अंदाज़, ये सबसे आखिरी अहम नुक्ता है कि वो कोई बात खुद से ऐसे नहीं कर देते कि मैं ये चाहता, मैं ये करता हूँ, बल्कि उसका पूरी दलील भी देते हैं और मंतक के साथ बयान करते हैं। उसका पूरा वजूद बयान करते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं उसके क्या माजी के अंदर रहे असरात या बाद में उसके क्या असरात रहेंगे। पूरी के पूरी सबूत के साथ और पूरी मंतक के साथ, पूरी दलील के साथ सोच समझ के वो बात करते हैं। ये उनकी तहरीरों में ख़ास तौर पर ये चीज़ें पाई जाती है। एक दफ़ा फिर आपको तलबा और तलबात के लिए ख़ास तौर पर मैं बार बार अपने लेक्चर में कहूँगा कि ये जो लेक्चर है ये असातिज़ा के लिए नहीं है, बल्कि तलबा तलबात के लिए जो अभी इब्तदाई मरले में जिनको असालिब नसर का पेपर अटैम्प्ट करने में मुश्किल हो रही है। तो सर सैयद अहमद खां ज़ात पे जब वो बात करें तो कम अज़ कम इन हेडिंग्स को ज़रूर याद रख लें। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ, उनकी असलूब के अंदर सादगी है, मकसदियत है, अंग्रेज़ी ज़बान के असरात हैं, कुदरत बयान है, बेतकल्लुफ़ी और साख्तगी है, तवील जुमले हैं, ज़राफ़त, मसलहाना अंदाज़ और मंतकी और इस्तलाली अंदाज़। ये है सर सैयद अहमद खां के असलूब के बुनियादी नुकात। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। मैंने कोशिश की है कि एक पेज पे, एक सिंपल पेज में कोशिश करूँगा कि ये हमारी वेबसाइट mushtaqral.com से भी आप हासिल कर सकते हैं। इसी पेज के अंदर मैंने पूरा नसर का पेपर की जो मेन हेडिंग्स हैं वो बना के उसके अंदर पोस्ट कर दिया है। आप वहाँ से उसकी कॉपी भी ले सकते हैं, या फिर आप ये जो हमारा लेक्चर्स का सिलसिला चल रहा है इसको अगर आप सुन लेंगे तो ये 70 से 80 मिनट का टोटल सिलसिला होगा। 70-80 मिनट के अंदर आपका असलूब का पेपर जो है ये इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा।